हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस राइटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उनका नाम है रुडयार्ड किपलिंग। इनका बर्थ हुआ था 1865 में और डेथ 1936 में। अब हम लोग देख लेते हैं इनका पूरा नाम। इनका फुल नेम था जोसेफ रुडयार्ड किपलिंग और इनका बर्थ हमारे इंडिया में बॉम्बे में हुआ था, इसलिए ये बॉम्बे को अपनी मदरलैंड भी बुलाते हैं। इनके फादर थे वो एक जर्नलिस्ट थे। ये रुडयार्ड किपलिंग एक जर्नलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, पोएट एंड नॉवेलिस्ट थे। इनके फादर थे वो आर्टिस्टिक स्कॉलर थे। मदर का नाम था एलिस। इनको एजुकेशन के लिए, जब ये 5 साल के थे तब इनको एजुकेशन के लिए लंदन भेज दिया गया, जहाँ पे इनका एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा था। वहाँ पे इनको रैगिंग वगैरह का बहुत सामना करना पड़ा और उन्होंने अपनी एक पोयम लिखी, बाबा ब्लैक शिप। आपने बचपन में बहुत सुनी होगी ना, बाबा ब्लैक शिप हैव यू एनी वूल, यस सर 3 bags full, one for my master and one for my dam, one for the little boy who lives down the lane। मुझे बड़ी पसंद थी बचपन में। तो ये उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफिकल बायोग्राफिकल पोएम उसी दौरान लिखी थी जब इनको इंग्लैंड में भेजा गया था। इसके बाद इन्होंने कॉलेज ज्वाइन किया और कॉलेज में भी इनके एक्सपीरियंसेस बहुत वर्स्ट रहे, पर इन्होंने उसको बड़ा ग्लोरियस तरीके से स्टाइल की अपनी एक बुक है उसमें शामिल किया। किपलिंग ने वापस इंडिया में आने के बाद 1882 में इंडिया में वापस आने के बाद एज अ जर्नलिस्ट 7 ईयर्स तक काम किया। नेक्स्ट देख लेते हैं किपलिंग के जो कुछ वर्क्स थे जो उन्होंने अपने न्यूज़पेपर रीडर्स के लिए कुछ पब्लिश किया था, उसको डिपार्टमेंटल डिटीज़ और प्लेन टेल्स फ्रॉम द हिल्स के नाम से उन्होंने रीप्रिंट करवाया है। जैसे कोई आर्टिकल हम लोग न्यूज़पेपर के लिए लिखते हैं, फिर सभी को कलेक्ट करके उन्होंने एज अ बुक के रूप में पब्लिश किया था। जो ये इनकी पोएम्स थी, कुछ कुछ इनकी शॉर्ट स्टोरीज थी, जैसे जिसमें फेमस है द मैन हु वुड बी किंग एंड वी विल लिव इन की, जिसमें कि ये बाबा ब्लैक शिप स्टोरी कंटेन है। ये बड़ी फेमस थी उस टाइम की। जो इनका फेम था वो दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ रहा था। और जो बैरक रूम बैलेट्स है, डैनी टीवर है, गंगा दीन है, मेडाले है, इसके बाद तो इनके फेम में और 4 चांद लगे। गंगा दीन की समरी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है अपने पिछले वीडियोस में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक देख सकते हैं। इनका जो प्रसिद्धि थी, जो रेपुटेशन था, वो लॉर्ड बायरन से भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा था। लॉर्ड बायरन का मैंने यहाँ एग्जाम्पल इसलिए लिया है क्योंकि लॉर्ड बायरन के बारे में ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब लॉर्ड बायरन रात को सोए और सुबह उठे तो उन्होंने अपने आप को फेमस पाया। आप मुझे बताइएगा लॉर्ड बायरन के किस वर्क की वजह से ऐसा कुछ हुआ था। लॉर्ड बायरन ने अपना एक वर्क पब्लिश किया था जिसके बाद बायरन ने खुद ये कोट किया कि मैं रात को सोया और सुबह जब मैंने उठ के देखा तो मैं फेमस था। तो मुझे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि कौन सा वो वर्क था लॉर्ड बायरन का। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जब किपलिंग की मैरिज हुई वो कैरोलिन से हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है बट इम्पॉर्टेंट कैरोलिन के ब्रदर हैं। इनका नाम था वेलकोट। इनके साथ मिलके नौलखा एक वर्क पब्लिश किया किपलिंग ने। ये अमेरिका में पब्लिशर थे। किपलिंग की मैरिज हुई अमेरिका में। कैरोलिन उनकी वाइफ अमेरिकन थी। जो कैरोलिन के ब्रदर थे उनके साथ मिलके नौलखा एक वर्क था वो किपलिंग ने पब्लिश किया। इसके बाद देख लेते हैं हम लोग किपलिंग, मिस्टर एंड मिसेस किपलिंग दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ दिनों के लिए अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स रहने के लिए गए। अब जब ये लोग वहाँ गए तो वहाँ पे वहाँ के लोगों को इनका नेचर बिहेवियर कुछ अपना सा नहीं लगा। जैसे किसी और फॉरेन कंट्री में एडजस्ट होने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं और हमें कभी उनका बिहेव पसंद नहीं आता क्योंकि हमारा कल्चर अलग है। इसी तरह से ये लोग जब वहाँ पे गए तो वहाँ के नेबरहुड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और ये लोग वापस आ गए। और किपलिंग अपने माइंड में थॉट लेकर आए कि अमेरिकन्स आर फॉरेनर्स, दे आर नॉट लाइक अस। नेक्स्ट देख लेते हैं इनका एक पोइट्री कलेक्शन पब्लिश हुआ द सेवन सीज 1896 में। किपलिंग के जो बेस्ट नॉवेल्स हैं, अब तक के जो नॉवेल्स हैं, अब तक की जो शॉर्ट स्टोरीज हैं, दे आर ऑल्सो वेल एंड गुड, दे आर ऑल्सो अप टू द मार्क। बट जो 1890s के बाद हैं और उस 1890s से शुरू हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा आगे फेमस रहे हैं और उस टाइम के वेल नोन नॉवेल्स हैं, जैसे कि द लाइट दैट फेल्ड। Next is Captain Courageous. Next is The White Man's Burden.
ये जो वाइट मैन्स बर्डन है, इसमें किपलिंग ने बहुत ही ज़्यादा कुछ इस तरह की बातें कही हैं जिसकी वजह से काफ़ी उस टाइम पे क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था किपलिंग को। इसमें किपलिंग ने ये कहा है कि जो वाइट मैन होते हैं, जो वाइट ब्रीड है पूरी दुनिया में, जो इंग्लिश पीपल हैं, वो सिर्फ राज करने के लिए पैदा हुए हैं और दूसरी जो नस्लें हैं उनको अपना गुलाम बनाने के लिए पैदा हुए हैं, और दूसरी नस्ल को गुलाम बना के उनकी तरक्की करने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे कि वाइट मैन है जो, वो दूसरों को अपना गुलाम बनाएंगे और उसके बाद में इसमें उन गुलामों का ही भला है, ये उनकी भलाई के लिए ये लोग कर रहे हैं ऐसा। और ये बर्डन है, ये जो भार है, ये वाइट मैन को अपने कंधे पे लेना पड़ेगा दुनिया की तरक्की करने के लिए। तो देखो, किसी को गुलाम बनाने में क्या तरक्की हो सकती है किसी की। तो ये जो वाइट मैन्स बर्डन है, ये काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था इसमें किपलिंग को। नेक्स्ट देख लेते हैं जस्ट सो स्टोरीज। ये जो जस्ट सो स्टोरीज है, किपलिंग ने अपनी डॉटर के लिए लिखी थी। किपलिंग बताते अपनी एक्सपीरियंसेस में कि जब उनकी डॉटर शाम को सोती थी तो किपलिंग उन्हें स्टोरी वर्ड टू वर्ड डिक्टेट करते थे, और जैसे ही वो कोई वर्ड मिस कर देते थे तो उनकी डॉटर नींद से जाके उन्हें करेक्ट करके वो वर्ड वहाँ पे फिल करती थी। तो जो स्टोरीज वो सुनाते थे अपनी डॉटर को, तो सबका कलेक्शन उन्होंने करके जस्ट सो स्टोरीज में पब्लिश किया है। किम किम एक बहुत ही फेमस नोवेल रहा है। इसमें उन्होंने एक आयरिश ऑर्फन लड़के के बारे में बता रखा है। वो लड़का है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, पर वो इंडियन नहीं है, वो आयरिश है, वो इंडिया में रहता है। और इंडिया की धूप और ह्यूमिडिटी की वजह से, इंडिया का मौसम हॉट एंड ह्यूमिड है ना, तो उसकी वजह से उसकी स्किन थोड़ी सी टैन हो गई है, और उसके बाद वो इंडियन ही लगता है ना। यहाँ कोई भी फॉरेनर आ जाए तो हमारे जैसा हो जाता है, उसकी स्किन टैन हो जाती है, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है इंडिया में। सो उसके किम के साथ भी ऐसा ही है, तो अब वो इंडियन लोगों के बीच में घुल मिल गया है, और जिसकी वजह से वो काफ़ी एडवांटेजेस लेता है। वो क्या एडवांटेजेस लेता है, ये हमने ऑलरेडी एक नोवेल मैंने इसकी किम के ऊपर बना रखा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख लीजिए और उसके बाद उसको कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द जंगल बुक, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ किपलिंग। जंगल बुक इतना फेमस है कि अब तक मतलब बच्चे उसको देखते हैं और अब तक वो बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है। जंगल बुक में किपलिंग ने एक कैरेक्टर दिखा रखा है, मोगली, एक इमेजिनेटिव कैरेक्टर है मोगली, जिसे कि बचपन में भेड़िए उठा ले जाते हैं जंगल में। वो जंगल में जानवरों के साथ पलता बढ़ता है और उन्हीं की तरह से हरकतें करना सीखता है, और उन्हीं के साथ वो सरवाइव करना सीख जाता है। उसके बाद में काफ़ी चीज़ें होती हैं मोगली के साथ में, जो जंगल बुक में उन्होंने अपना पब्लिश किया। 1894 में जंगल बुक 1 आया था, और द सेकंड जंगल बुक 1895 में उन्होंने पब्लिश किया था। ये स्टोरीज़ भी वो स्टोरीज़ हैं जो वो अपनी डॉटर को सुनाते थे, तो उनके लिए उन्होंने कलेक्शन लिखा था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किपलिंग ने 1902 में अपना एक हाउस लिया ससेक्स में, जिसमें वो अपनी डेथ तक रहे। और जो किपलिंग के बाद के जो नॉवेल्स हैं, इसमें इस ससेक्स नाम की जगह की काफ़ी झलकियाँ देखने को मिलती हैं। जैसे उनका एक नेक्स्ट नॉवल था पक ऑफ पुग्स हिल, और ये जो फेरीज है, इसमें जो ससेक्स है वो ऐसा बैकग्राउंड में देखने को मिलेगा कि वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैपन हो रही हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द वाइट मैन्स बर्डन, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हमने ये डिस्कस कर लिया है। फिलीपींस और अमेरिकन वॉर था, इसमें किपलिंग ने ऑलमोस्ट वाइट पीपल जो हैं उनको फेवर किया था, और किपलिंग ने ज़्यादातर इंपीरियलिज्म को फेवर किया है, क्योंकि जो किपलिंग के पेरेंट्स थे उस टाइम पे डोमिनेटिंग पोजीशन पे थे, और इंडिया में उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का राज था, और किपलिंग भी उन्हीं में से एक थे जिसके पेरेंट्स यहाँ पे राज करते थे, उनको साहिब्स बुलाया जाता था। तो किपलिंग के माइंड पे कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ थी कि वी आर द सुपीरियर, और जो हो रहा है, जो ये सब कुछ कर रहे हैं, जो ये किसी को गुलाम बना के उनकी तरक्की कर रहे हैं, यही एक सही तरीका है किसी को भी फ्लॉरिश करने का। नेक्स्ट देख लेते हैं, किपलिंग को फाइनली नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में 1907 में। इससे पहले लॉर्ड टेनिसन को नोबेल प्राइज़ मिला था, और उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि किपलिंग बहुत दुनी मैंने बताया रात चौगनी उन्नति कर रहे थे, तो लग रहा था कि नोबेल प्राइज़ नेक्स्ट किपलिंग को मिलने वाला है, जैसा कि हुआ भी बाद में। इसके बाद देख लेते हैं कि किपलिंग को वर्ल्ड वॉर वन, जो 1914 से 1918 तक चला था, इसमें किपलिंग को काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। मैंने बताया कि किपलिंग की स्टोरीज़ काफ़ी पोएम्स वगैरह काफ़ी फेमस थी, और जिसमें उन्होंने इम्पीरियलिज्म का साथ दिया था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। वो अलग बात है कि बाद में टी एस इलियट ने रिहैबिलिटेशन किया और उनकी दोबारा से इमेज को अच्छा बनाने की कोशिश की गई।
एंड एट द लास्ट हम लोग देखते हैं समथिंग ऑफ माई सेल्फ। ये पोस्टमसली पब्लिश हुआ था। किपलिंग की ऑटोबायोग्राफी का एक वर्क है जिसमें किपलिंग ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस, कुछ शॉर्ट स्टोरीज कुछ शेयर किए हैं जो उन्होंने अपनी लाइफ में पूरी चीज़ें एक्सपीरियंस की थी। नाउ लेट्स हैव सम अदर वर्क्स। देख लेते हैं हम लोग। ये उतने फेमस तो नहीं है पर काफ़ी हद तक फेमस रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए इनको भी एक बारी। तो होप सो आपका ये नोवेल आपको, होप सो सॉरी नोवेल नहीं था, आज हमने रुडयार्ड किपलिंग के बारे में किया, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आता वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैंने 1-2 क्वेश्चन पूछे हैं, उनका आंसर भी ज़रूर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई और दोस्त भी नेट की JRF की तैयारी करते हैं तो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे किसी और नॉवल के साथ या फिर किसी राइटर के डिस्क्रिप्शन के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।